चैप्टर 295 माउंट डाई पर फेंग शान सेरेमनी। जाओ फेंग की पहचान सबके सामने। 5 स्पिरिट ऑर्ब्स डिवाइन वेपन्स नहीं हैं बल्कि स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐसी पावर छिपी है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। लॉ की पावर। मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ, यही 5 एलिमेंट्स के फंडामेंटल लॉज हैं जो पूरी दुनिया को शेप करते हैं। भले ही मैं अभी उस रेल्म तक नहीं पहुंचा हूं जहां लॉज को पूरी तरह से समझा जा सके, फिर भी मैं उनकी एग्जिस्टेंस को क्लियरली महसूस कर सकता हूं। ये सच में हैरान कर देने वाला है। जाओ फेंग ने अपने सामने तैरते हुए 5 स्पिरिट ऑर्ब्स को देखा और उसका दिल गहरी तरह से हिल गया। तभी लॉ की पावर रखने वाला आइटम डिटेक्ट हुआ है। जब होस्ट मार्शल डाओ ट्रांसेंडेंट रेल्म तक पहुंच जाएगा, तब लॉ की पावर कलेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। जैसे ही जाओ फेंग ने 5 स्पिरिट ऑर्ब्स को छुआ, उसकी आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन उभर आई। लॉ की पावर कलेक्ट करना, ये तो हद से ज्यादा हेवन डिफाइंग है। जाओ फेंग की आंखें चमक उठीं, लेकिन अभी के लिए ये उसके लिए पॉसिबल नहीं था। इसी दौरान उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। उसकी नज़र फिर से 5 स्पिरिट ऑर्ब्स पर टिक गई। उसका मन तुरंत अपनी स्मॉल वर्ल्ड की तरफ चला गया। स्मॉल वर्ल्ड तो शुरू से ही एक रूइंड वर्ल्ड था, बिल्कुल लॉज के बिना। अगर मैं इन लॉज को वापस उसमें इंजेक्ट कर दूं, तो क्या मैं स्मॉल वर्ल्ड को रिस्टोर कर सकता हूँ? क्या मैं उसे दोबारा लॉज दे सकता हूँ? क्या वो एक रियल वर्ल्ड बन सकता है? इस रियलाइजेशन के साथ ही जाओ फेंग खुद को एक्साइटमेंट से रोक नहीं पाया। बस एक थॉट के साथ वो तुरंत अपनी स्मॉल वर्ल्ड में एंटर कर गया। काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन स्मॉल वर्ल्ड का डेवलपमेंट स्टेडिली चल रहा था। वहाँ लाइफ फ्लरिश कर रही थी। अगर 5 स्पिरिट ऑर्ब्स सच में मेरी स्मॉल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो फ्यूचर में मुझे जो फ़ायदा मिलेगा वो सिर्फ लॉ की पावर कलेक्ट करने से कहीं ज़्यादा होगा। अगर मेरी स्मॉल वर्ल्ड एक ट्रू वर्ल्ड बन गई, तो मैं उस वर्ल्ड का हेवंस डाओ बन जाऊंगा। उसके बेनिफिट्स इमेजिनेशन से परे होंगे। जाओ फेंग का दिमाग पॉसिबिलिटी से भर गया। एक पल की भी देरी किए बिना उसने अपना डिवाइन सेंस एक्टिवेट किया। 5 स्पिरिट ऑर्ब्स तुरंत स्मॉल वर्ल्ड के अंदर समन हो गए। अगर मैं सीधा इन ऑर्ब्स को वर्ल्ड में इन्फ्यूज़ कर दूं, तो क्या स्मॉल वर्ल्ड ऑटोमेटिकली 5 एलिमेंटल लॉज को अब्जॉर्ब कर लेगा? जाओ फेंग ने सोचा, फिर डिसाइसिवली वर्ल्ड की पावर को चैनल किया, अपनी डिवाइन सेंस के थ्रू गाइड करते हुए। वर्ल्ड की एनर्जी आगे बढ़ी और 5 स्पिरिट ऑर्ब्स को पूरी तरह से लपेट लिया। बूम! पूरी स्मॉल वर्ल्ड कांप उठी। एक इनविजिबल पावर ऑफ क्रिएशन उभर कर आई। 5 स्पिरिट ऑर्ब्स के अंदर छिपी 5 एलिमेंटल लॉज की पावर धीरे धीरे वर्ल्ड के साथ मर्ज होने लगी। हो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन 5 स्पिरिट ऑर्ब्स को रिफाइन करना एक रात का काम नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा, पर मेरे पास टाइम है। जाओ फेंग क्लियरली महसूस कर सकता था कि स्मॉल वर्ल्ड धीरे धीरे ऑर्ब्स की पावर को अब्जॉर्ब कर रही है और एलिमेंटल लॉज को अपनी फाउंडेशन में इंटीग्रेट कर रही है। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन थी। उसका कॉन्शियसनेस फिर से रियल वर्ल्ड में लौट आया। अब अगला स्टेप, माउंट डाई जाना और किन शी हुआंग के फेंग शान सेरेमनी को अपनी आंखों से देखना। जाओ फेंग के चेहरे पर एंटिसिपेशन साफ झलक रही थी। हिस्ट्री का पहला फेंग शान सेरेमनी किन शी हुआंग द्वारा किया गया था। बाय द मैंडेट ऑफ हेवन मे द एम्पायर एंड्योर फॉर इटर्निटी। इसी पल से किन शी हुआंग का इंपीरियल येड सील एम्परर की अल्टीमेट अथॉरिटी का सिंबल बन गया था। ट्रांसटाई पैलेस, योर मेजेस्टी, हान के चांसलर का संदेश आया है। 50,000 रीजनल सोल्जर्स ने माउंट टाई तक इंपीरियल रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया है। फेंगशान सेरेमनी आपके आदेश का इंतजार कर रही है। मेरा डिक्री जारी करो, किन शी हुआंग ने कहा। शियानयांग में स्टेशनड ऑफिशियल्स के अलावा बाकी सब कोर्ट ऑफिशियल्स मेरे साथ माउंट टाई चलेंगे। 5,000 इंपीरियल गार्ड्स प्रोसेशन को एस्कॉर्ट करेंगे। किन शी हुआंग की आवाज़ में अथॉरिटी और मैजेस्टी दोनों थीं। उसकी आंखों में फेंगशान सेरेमनी के लिए तेज चमकती हुई एंटिसिपेशन थी। आह फैंग,
वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें और फेंग को पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा ताकि तुम्हें वो मिले जो तुम्हारा हक है। किन शी हुआंग के चेहरे पर एक ट्रायम्फेंट मुस्कान फैल गई। वो इस मोमेंट का काफी अरसे से इंतजार कर रहा था। माउंट टाई, सेंट्रल प्लेन्स का सबसे ऊंचा शिखर, हेवंस के सबसे करीब माने जाने वाला स्थान। अब इस ग्रैंड इवेंट की खबर पूरे एम्पायर में फैल गई थी। वो रूलर जिसने पूरी दुनिया को यूनिफाई किया था, किन शी हुआंग माउंट टाई पर फेंगशान सेरेमनी परफॉर्म करने जा रहा था। पूरा देश इस खबर से गूंज उठा। ये हिस्ट्री का अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। इंपीरियल कॉन्वॉय माउंट टाई की तरफ निकल पड़ा, उन राज्यों से जरिए से गुजरता हुआ जो कभी किन के दुश्मन थे। हान ने सबसे फास्ट रूट प्लान किया था, चुरा रीजन के सिशुई कमांड्री से होते हुए फिर सिशुई रिवर के साथ साथ ची टेरिटरी में एंट्री। सिशुई कमांड्री के शहरी केंद्र में हजारों लोग ऑफिशियल रोड्स के दोनों तरफ जमा हो गए थे। सबके चेहरों पर एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन था। फर्स्ट एम्परर सिशुई आ रहे हैं। ये वही किन शी हुआंग है जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियां सुनी हैं। आज हम उसे अपनी आंखों से देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट एम्परर का डिवाइन प्रेजेंस कैसा होगा। वो हिस्ट्री का सबसे महान एम्परर है, बस एक झलक मिल जाए। रोड के दोनों तरफ रीजनल सोल्जर्स ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। इंपीरियल गार्ड स्ट्रीट्स पेट्रोल कर रहे थे। कोई सिविलियन सिक्योरिटी लाइन क्रॉस ना करे, ये एम्परर के प्रोसेशन के स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तभी रोड साइड पर कुछ आदमी इकट्ठा खड़े होकर बीच में एक आदमी का मजाक उड़ा रहे थे। अरे, ये तो वही आवारा लियू जी है। तो जैसे गुंडे को भी फर्स्ट एम्परर को देखने आया है। अपना काम कर, हमें छोड़। ओ लियू जी, आज बड़ी अकड़ आ गई है। फर्स्ट एम्परर सिशुई से गुजर रहे हैं और सब कॉमन मर्चेंट्स को देखने की इजाजत है, तो कहना क्या चाहता है? ये अलाउड नहीं। लियू जी गुंडा ही सही, पर सपना ऑफिशियल बनने का देखता है। जब तक तो कुछ बनेगा शायद हम रीजनल गवर्नर्स बन चुके होंगे। रोड के किनारे खड़ा वो मिडिल एज्ड आदमी रफ कपड़ों में चुपचाप सुनता रहा। उसकी एज 30s के आसपास थी। चेहरा बिल्कुल ऑर्डिनरी, कोई खास फीचर नहीं, पर उनके तानों के बावजूद लियू जी बिल्कुल शांत था, जैसे उसे इस तरह की मौकरी की आदत हो। तभी देखो, लू फैमिली की दोनों यंग लेडीज आ गई हैं। क्राउड में से किसी ने एक्साइटमेंट से चिल्लाया। तुरंत सबकी नजर एक ही डायरेक्शन में चली गई। दो बेहद खूबसूरत औरतें ब्लैक और रेड लॉन्ग ड्रेसेस में सर्वेंट्स के साथ ग्रेसफुली रोड के पास आकर खड़ी हो गई। उनका पोस्चर एलिगेंट था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हों। उनके आते ही भीड़ में हलचल मच गई। सबकी आंखें उन पर टिक गईं। लू फैमिली की यंग लेडीज, यहाँ तक कि लियू जी की आंखों में भी तेजी से डिजायर चमक उठा जब उसने उन दोनों खूबसूरतियों को देखा। और तभी टू बी कंटिन्यूड। एम्परर का कैरेज आ रहा है। एक जोर से हैरानी भरी आवाज गूंज उठी। पल भर में सबकी नजर शहर के गेट की तरफ चली गई। इस बार फर्स्ट एम्परर माउंट टाई जा रहे थे फेंगशान सेरेमनी के लिए। पहले उन्होंने वाटर रूट लिया था, फिर सिशुई कमांड्री से अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। ये सबसे छोटा और तेजी से पहुंचने वाला रास्ता था। सिस्टर, क्या आपको लगता है लेजेंडरी लॉर्ड उआन भी आएंगे? लू फैमिली की दो यंग लेडीज में से छोटी वाली ने उत्सुकता से पूछा। जरूर आएंगे, बड़ी लू बहन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। लॉर्ड उआन ही तो हैं जिन्होंने फर्स्ट एम्परर को दुनिया यूनिफाई करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। अगर वो माउंट टाई ही ना जाएं, तो फेंगशान सेरेमनी का मतलब ही क्या बचता है? सिस्टर, मेरा मतलब ये है, क्या वो खुद सामने आएंगे? छोटी बहन ने धीमी आवाज में कहा। अगर वो बस कैरेज के अंदर ही रहें, तो हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। बस दुआ करो कि एक झलक मिल जाए, बड़ी बहन ने भी उम्मीद भरी नजरों से कहा। दोनों ही जाओ फेंग को दिल से एडमायर करती थीं। सिर्फ वो ही नहीं, इस दुनिया की अनेक औरतें जाओ फेंग की तरफ खींची चली आती थीं। उसने अलग अलग राज्यों में युद्ध किए, एम्परर को पूरे रेल्म को यूनिफाई करने में मदद की। उसने नॉर्थ के मैदानों तक सेना ले जाकर विदेशी ट्राइब्स का संहार किया। ऐसा आदमी कौन एडमायर नहीं करेगा? और सबसे बड़ी बात, वो अभी भी अपने 20s में ही था।
इस दुनिया में कौन था जो जाओ फेंग का नाम नहीं जानता? फर्स्ट एम्परर का स्वागत है। जैसे ही इंपीरियल गार्ड्स शहर के बाहर दिखे, सी शुई कमांड्री के सारे गार्ड्स और सोल्जर्स ने एक साथ झुककर सलाम किया। ये देखकर आसपास के आम लोग भी घुटनों पर बैठ गए। जिनके पास नोबल टाइटल्स थे, उन्हें घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं थी, पर जिनके पास कोई टाइटल नहीं था, उन्हें पूरा नीलिंग सेरेमनी करना पड़ा। और सी शुई कमांड्री, जो कभी चू स्टेट का हिस्सा था, वहां नोबल रैंक रखने वाले लोग बहुत कम थे। मेन रोड के दोनों तरफ आम लोग घुटनों पर बैठकर एक ही आवाज में चिल्ला उठे, फर्स्ट एम्परर का स्वागत है। इन गूंजती हुई आवाजों के बीच 9 घोड़ों से जुटी हुई एक शानदार इंपीरियल कैरेज धीरे धीरे आगे बढ़ी। कैरेज के आगे एक तरफ इंपीरियल आर्मर पहना हुआ एक जनरल था और उसके साथ ही एक युवा आदमी रॉयल रोब और क्राउन पहने हुए बिना किसी आर्मर के घोड़े पर सवार था। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। सी शुई कमांड्री, ल्यू बैंग। इस टाइमलाइन में ये ल्यू बैंग कैसा होगा? घोड़े पर आगे बढ़ते हुए जाओ फेंग ने भीड़ पर एक नज़र डाली। सी शुई कमांड्री में कदम रखते ही उसके दिमाग में ल्यू बैंग का ख्याल आ गया। ल्यू बैंग, हिस्ट्री का हान गाओजिऊ। तुम वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, लेकिन मेरी मौजूदगी में इस एम्पायर का फ्यूचर तुम्हारा नहीं होगा। जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा, अगर इतनी शक्ति और रिसोर्सेज के बावजूद भी वो ल्यू बैंग को एम्पायर छीन लेने देता, तो वो खुद एक मजाक बन जाता। सिस्टर, जल्दी देखो, वो जरूर लॉर्ड उआन होंगे। घुटनों पर बैठी छोटी लू बहन की आंखें चमक उठी। उसकी नज़र सीधी जाओ फेंग पर टिक गई। बिल्कुल वही है, रॉयल रोब, रॉयल क्राउन और कमर पर तलवार। वो जाओ फेंग ही होंगे, लॉर्ड उआन। अफवाहें सच निकली, वो सच में इतने हेरोइक और हैंडसम है। अगर मैं ऐसे आदमी से शादी कर पाती तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। बड़ी लू बहन के चेहरे पर जुनून सा झलक रहा था। सिस्टर, छोटी बहन ने हल्की सी सांस भरी। सपना देखना अच्छा है, लेकिन ये लगभग नामुमकिन है। इंपीरियल कैरेज के अंदर येंग ज़ेंग आंखें बंद करके आराम कर रहा था, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसका ध्यान पूरी तरह उस कैरेज पर था जो उसके पीछे आ रही थी। सिर्फ एक कैरेज का फासला था, लेकिन माउंट टाई पहुंचने से पहले वो इस सच को दुनिया के सामने ला नहीं सकता था। सी शुई कमांड्री बस एक पड़ाव था। भीड़ में घुटनों पर बैठा हुआ ल्यू जी यानी ल्यू बैंग इंपीरियल गार्ड्स के शानदार प्रोसेशन को देख रहा था। उसकी आंखों में एक आग थी जो उसके जैसे आम आदमी के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। एक सच्चा मर्द ऐसा ही बनना चाहता है, ल्यू बैंग ने धीरे से कहा, लेकिन उस आवाज में गहरी एम्बिशन छिपी हुई थी। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, जाओ फेंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी तेज नज़र भीड़ को चीरकर सीधी ल्यू बैंग पर जा टिकी। उस पल ल्यू बैंग का पूरा शरीर कांप उठा, जैसे कोई भयानक जानवर उस पर नजर गाड़ चुका हो। एक सच्चा मर्द ऐसा बनना चाहता है? अभी तुम मेरी नज़र में कुछ भी नहीं हो, लेकिन कौन जाने तुम कोई सो कॉल्ड चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी ही निकलो। अगर अभी तुम्हें खत्म कर दूं तो फ्यूचर की सारी परेशानियां ही मिट जाएंगी। जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा। फिर एक विचार के साथ, येंगबू, जब इंपीरियल प्रोसेशन आगे निकल जाए, जिस आदमी पर मैंने नज़र डाली है उसे पकड़ लेना, उसे यैन कोट ले आना, और अगर कोई विरोध करे तो सीधा मार देना। जाओ फेंग ने डिवाइन सेंस के जरिए अपना हुक्म भेजा। सी शुई के अंधेरों से येंगबू ने झुककर कहा, ये सेवक आदेश का पालन करेगा। एक ही नज़र में उसने ल्यू बैंग के चेहरे और हुलिये को याद कर लिया। जैसे ही येंगबू ने मूव किया, जाओ फेंग ने अपनी नज़र वापस ले ली। उसी पल ल्यू बैंग की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। कितना भयानक आदमी है, ल्यू बैंग ने दिल में सोचा। अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि वो दोबारा इंपीरियल कैरेज की तरफ देखे। इंपीरियल गार्ड्स की हिफाजत में शानदार कैरेज सी शुई कमांड्री से गुजरकर आगे निकल गई।
प्रोसेशन के जाते ही घुटनों पर बैठे आम लोग धीरे धीरे खड़े हुए, लेकिन फर्स्ट एम्परर की भयंकर प्रेजेंस अभी भी उनके दिलों पर छाई हुई थी। टाई। छोटी से छोटी राह भी यहाँ शान से भरी थी। एक विशाल रोड सीधा समिट तक जाता था। 50,000 जवान सोल्जर्स ने 2 महीने लगाकर इसे बनाया था। ये रोड किसी दिव्य कला का नमूना लग रहा था। माउंट टाई के शिखर पर बलिदान का वेदी पहले से ही तैयार था। आज आसमान बिल्कुल साफ था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। पहाड़ की चोटी बादलों के ऊपर थी, जैसे आसमान के बीच लटकी हो। धूप इस तरह पड़ रही थी जैसे खुद स्वर्ग इस दृश्य को देख रहा हो। ग्रैंड रोड के दोनों तरफ इंपीरियल गार्ड सीधे खड़े थे, सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। माउंट टाई के शिखर पर सैकड़ों अधिकारी, उनके परिवार और साम्राज्य के महान जनरल्स बलिदान वेदियों के सामने खड़े थे। सिर्फ सिन्हांग के मंत्री ही नहीं, बल्कि अलग अलग कमांड्रीज के गवर्नर्स और पिन सेना के अनेक कमांडर्स भी यहाँ जमा हो चुके थे। फेंगशान सेरेमनी अब शुरू होने ही वाली थी। फर्स्ट एम्परर के सारे राजकुमार और राजकुमारियां आज यहाँ मौजूद थे। इस पल ये चिन शी हुआंग के शासन का सबसे भव्य क्षण था, इतिहास का सबसे महान पल। माउंट टाई का फेंगशान सेरेमनी। आने वाले युगों में ये रस्म एक सम्राट के राज्य की वैधता का पवित्र प्रमाण बनने वाली थी, और इस परंपरा को शुरू करने वाले भी खुद चिन शी हुआंग ही थे। शुभ मुहूर्त आ चुका है। फर्स्ट एम्परर स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे और फेंगशान सेरेमनी संपन्न करेंगे। स्वर्ग और धरती इस क्षण के साक्षी बने। हान फे की गरजती हुई आवाज गगन को चीर गई। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि जैसे पूरा आसमान गूंज उठा हो। इस घोषणा के साथ सभी मंत्री देख रहे थे। उनके साथ आए परिवार के सदस्य भी देख रहे थे। हर चेहरे पर गहरी श्रद्धा और भक्ति झलक रही थी। राजसी वस्त्रों में सज्जा 3 मानाओं से सुशोभित मुकुट पहने, कमर पर तलवार लटकाए, यिंग ज़ेंग ने बलिदान वेदिका की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। एक कदम, फिर दूसरा। सबकी नजरों के सामने वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता गया। कुल 999 सीढ़ियां। वेदिका बादलों को छूती हुई लग रही थी। जब वो शिखर पर पहुंचा, यिंग ज़ेंग पलटा। उसकी उपस्थिति ही ऐसी थी जैसे वो सिर्फ माउंट टाई पर खड़ा नहीं हो, बल्कि पूरी दुनिया को नीचे से देख रहा हो। फर्स्ट एम्परर की जय हो! फर्स्ट एम्परर 10,000 वर्ष तक राज करें। चिन वंश सदा के लिए अमर रहे। सभी मंत्री एक साथ घुटनों पर बैठ गए। उनकी आवाज माउंट टाई की चोटी पर गूंज उठी। उठो मेरे मंत्रियों! यिंग ज़ेंग ने हाथ उठाकर कहा। सभी मंत्री खड़े हुए और वेदिका पर खड़े उस महान आकार को देखने लगे। माउंट टाई का फेंगशान सेरेमनी खुद फर्स्ट एम्परर द्वारा नेतृत्व किया गया। ये सच में सम्राट की शान है। ज़ाओ फेंग ने वेदिका पर खड़े उस व्यक्ति को देखा और उसके मन में अपार श्रद्धा जाग उठी। उसी पल, मैं ज़ाओ वंश का यिंग ज़ेंग, अपने पूर्वकों की इच्छा पूरी करते हुए, हुआक्शिया की आत्मा को धारण करते हुए, मैंने 6 राज्यों को रौंद दिया, पूरे विश्व को एक किया और एक ऐसा महान चिन साम्राज्य स्थापित किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। आज माउंट टाई की चोटी पर खड़े होकर मैं फेंगशान बलिदान अर्पित करता हूँ। स्वर्ग इस बात का साक्षी बने। यिंग ज़ेंग की आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। कोई लंबी चौड़ी शब्दराशियां नहीं, सिर्फ दुनिया को एक किया। ये 4 शब्द ही फर्स्ट एम्परर की महानता दिखाने के लिए काफी थे। ये था एक सच्चे सम्राट का स्वर। इसके तुरंत बाद हान फे आगे बढ़ा। स्वर्ग और धरती के लिए बलिदान अर्पित करो। स्वर्ग इस पल का साक्षी बने। उसने जोर से घोषणा की। फिर
पशु और कैदी वेदिका के सामने लाए गए। जल्लाद आगे बढ़े और तलवारों की चमक के साथ सिर गिर पड़े। स्वर्ग के लिए रक्त बलिदान। बूम बूम बूम। जैसे ही बलिदान पूरा हुआ, अचानक आसमान में गरजती हुई गड़गड़ाहट हुई, जैसे खुद स्वर्ग इस घटना को स्वीकार कर रहा हो। मैं पूरी दुनिया का शासक हूँ। मैं अनंत काल का पहला सम्राट हूँ। मैं हूँ फर्स्ट एम्परर। यिंगज़ेंग ने बाहें फैलाकर घोषणा की। फर्स्ट एम्परर को नमन करो। माउंट टाई पर मौजूद सभी लोग फिर से घुटनों पर बैठ गए। उनकी आवाज़ों के बीच यिंगज़ेंग की नज़र गहरी और गंभीर हो गई। फिर उसने शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा, 2 महीने पहले मैंने घोषणा की थी, माउंट टाई के फेंगशान सेरेमनी के दिन मैं अपने क्राउन प्रिंस और उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, और इसी दिन मैं अपनी महारानी को भी आधिकारिक रूप से स्थापित करूंगा। अब ये पल आ चुका है। इस दिन के लिए मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है, पूरे 29 साल। उसकी आवाज़ में दृढ़ निश्चय भी था और एक ऐसी गहरी मोहब्बत भी जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती थी। ये सुनकर सबकी नज़र उस पर टिक गई। हर दिल में एक ही सवाल था, ये अनजानी महारानी कौन है? फर्स्ट एम्परर का बेटा कौन है? आखिरकार ये समय आ गया है। मेरा दामाद अब अपनी असली पहचान पाएगा। वांग जैन का हृदय उत्साह से भर गया। चिन के वैध उत्तराधिकारी की स्थापना, चिन वंश के लिए एक नया युग शुरू होने वाला है। ली सी, हान फे और अन्य सभी मंत्री भी उतने ही उत्साहित थे। वो लोग इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच फूसू, हुहाई और बाकी राजवंशी सब आगे देख रहे थे। कुछ चेहरों पर जिज्ञासा थी और कुछ पर अस्वीकार की छाया। तुम सब सोच रहे हो, मेरी पत्नी कौन है, मेरा बेटा कौन है? आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा। यिंगज़ेंग मुस्कुराया। उसने हाथ उठाया। अफंग, इन सब वर्षों के बाद आज मैं तुम्हें गरिमा और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी में वापस स्वागत करता हूँ। उसकी नज़र नोबल फैमिलीज के बीच खड़ी एक महिला पर जा टिकी। राजसी वस्त्रों में सज्जा उसकी सुंदरता में गरिमा और शांत प्रताप झलक रहा था। वो और कोई नहीं, श्या डोंगर थी। ये नाम सुनते ही श्या डोंगर का शरीर हल्का सा कांप गया। सबकी नज़र उस पर टिक गई। जैसे ही लोगों ने उसे पहचाना, जो सच से अनजान थे, वो बिल्कुल सन्न रह गए। क्या ये लॉर्ड वुआन के घर की नहीं है? क्या ये लॉर्ड वुआन की माँ नहीं है? तो क्या लॉर्ड वुआन फर्स्ट एम्परर का बेटा है? ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। किसी ने भी ये नहीं सोचा था। अनजाने मंत्री बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। श्या डोंगर भले ही सियांगयांग में रहती थी और बाहर कम ही निकलती थी, लेकिन आज वो नोबल फैमिलीज के बिल्कुल आगे खड़ी थी। उसके पास वांग यान और अन्य नोबल महिलाएं थीं। ज़ाओ फेंग पिताजी का बेटा है? ये कैसे हो सकता है? हुहाई की आंखें विश्वास न कर पाने से फैल गईं। वो मेरा बड़ा भाई है। फूसू ने पहले श्या डोंगर को देखा, फिर ज़ाओ फेंग को। उसके चेहरे पर भी गहरा आश्चर्य था। सच जानते लोगों के अलावा किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी। और ज़ाओ फेंग, इस पल उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। पहली बार वो पूरी तरह से निश्शब्द हो गया था। इस वक्त यिंगज़ेंग की गहरी स्नेह भरी नज़र सिर्फ एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई थी, उसकी माँ पर। चैप्टर 296 ज़ाओ फेंग। मैं किन शी हुआंग का बेटा हूँ? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। क्या किन शी हुआंग ने मुझे किसी और से गलत समझ लिया है? मेरी माँ कैसे हो सकती है किन शी हुआंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। ज़ाओ फेंग आगे देख रहा था, पूरी तरह से जमा हुआ था। जिंदगी में पहली बार वो इतना ज़्यादा स्टन्ड था कि उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसके पास खड़ी ज़ाओ इंग भी बिल्कुल हक्का बक्का थी। भाई,
उसने धीमी, घबराई हुई आवाज में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है हिज मैजेस्टी माँ को ही देख रहे हैं। क्या उन्होंने माँ को किसी और समझ लिया है? जाओइंग की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। जाओफेंग की पत्नियां भी उसे देख रही थीं। हर चेहरे पर अविश्वास और शौक साफ झलक रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उनका पति अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था और इस तरह के मामले में उनका पहले बोलना ठीक नहीं था। तभी इंग ज़ेंग की नज़र अभी भी शा डोंगर पर ही टिकी हुई थी। पूरी सभा का ध्यान उसी पर आ चुका था। उसने फिर से बोलना शुरू किया, अफंग, इस दिन के लिए मैंने लगभग 30 साल इंतज़ार किया है। 30 साल से मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ और 28 साल से उन बच्चों का जो तुमने मेरे लिए पैदा किए। लेकिन अब तुम्हारा ज़ेंगे इतना मजबूत हो चुका है कि तुम्हें बचा सके। आओ, मेरे पास आओ। इंग ज़ेंग ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। उसकी नज़र अभी भी उस औरत पर ही थी जो बिल्कुल जाओफेंग के पास खड़ी थी। अब कोई शक नहीं रह गया था। माँ, जाओफेंग ने धीरे से पूछा, आवाज़ भर्राई हुई, क्या ये सच है? श्या डोंगर ने सर हिलाया। फेंग, इंगर, उसने गहरी सांस ली। वही तुम्हारा पिता है। ये शब्द गिरते ही, कैसे हो सकता है? जाओफेंग की आवाज़ कांप उठी। मैं कैसे किन शी हुआंग का बेटा हो सकता हूँ? सिर्फ बेटा नहीं, बल्कि उनका सबसे बड़ा बेटा। हिस्ट्री में जिसका जिक्र अफंग प्रिंसेस के नाम से है, वो मेरी माँ है। ये कोई मजाक होना चाहिए। ये सच नहीं हो सकता। जाओफेंग अपनी माँ को देखे जा रहा था, जैसे उसके शब्द उसके दिमाग तक पहुँच ही नहीं रहे हों। लेकिन उसी वक्त वोंग जैन की अगुवाई में वो मंत्री जो पहले से सच जानते थे, श्या डोंगर के सामने घुटनों पर बैठ गए। योर मैजेस्टी, कृपया वेदिका पर आरूढ़ हों। उनकी आवाज़ें माउंट ताई पर गूंजी। उन्हें पहले से पता था। ये देखकर कुई ज़्वांग जैसे अनजान मंत्री बिल्कुल सन्न रह गए। वोंग जैन, हन भी, ली सी, सब जानते थे। इस पुकार के बीच श्या डोंगर ने अपना मन मजबूत किया। ज़ेंगे ने कहा था, फेंग अपने बल पर खड़ा रह सकता है। उन्होंने कहा, ग्रेट किन फेंग के बिना नहीं चल सकता, और फेंग खुद भी शक्ति चाहता है। तो फिर उससे वही लेने दो जो उसका हक है। निश्चय के साथ श्या डोंगर में बलिदान वेदिका की सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, माउंट ताई पर मौजूद हर एक आंख उसी पर टिक गई। ये कैसे हो सकता है? क्राउन प्रिंस? वो कैसे हो सकता है? अगर वो है तो फिर बाकी किसी का चांस ही क्या बचता है? वो बैटलफील्ड से जिंदा लौटा है। क्या हम उसे मार भी सकते हैं? हु हाई की आंखें खून सी लाल हो गईं जब उसने जाओफेंग को देखा। उसकी आंखों में नफरत थी और उससे भी ज्यादा बेबसी। अगर कोई और होता शायद उसे थोड़ी सी उम्मीद होती, लेकिन ये जाओफेंग था, उसका बड़ा भाई, सबसे बड़ा राजकुमार। पहली बार हु हाई के दिल में सच्चा डर घुस आया। जाओफेंग, ये सिर्फ नाम नहीं था, ये था गॉड ऑफ वॉर का खिताब। जाओफेंग के दुश्मनों में कौन था जो उसे नहीं डरता था? एक पैम्पर्ड प्रिंस होते हुए भी सिर्फ जाओफेंग के पास खड़े होने से हु हाई को अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। उसे चैलेंज करना, सोचना भी नामुमकिन था। हु हाई के दिल में घबराहट फैल गई। तो इसलिए पिता ने वुआन जुन को इतनी इज्जत दी। तो इसलिए उनका नाम पूरे साम्राज्य में फैलाया गया। तो इसलिए उन्हें मिनिस्टीरियल कंपेनियन का शाही फरमान मिला। सब कुछ इसलिए था क्योंकि वो पिता का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा। शायद जिस मल उसने अपनी प्रतिभा दिखाई, जिस मल पिता को उसकी असली पहचान का पता चला, उसी मल पिता ने अपना उत्तराधिकारी तय कर लिया था। मुझे राजकाज में शामिल करना, 18वें राजकुमार को भी मौका देना, ये सब जाओफेंग के लिए था, ताकि सबकी नज़र उससे दूर रहे। पिताजी, क्या ज़बरदस्त चाल चली है। फूसू को अचानक सब कुछ समझ आ गया। अपने रीजेंट प्रिंस के दौर को याद करते ही वो सारे अजीब फैसले एकदम साफ हो गए।
वोंग जैन का उससे अचानक दूर हो जाना, उस महान जनरल का न्यूट्रलिटी छोड़ देना, पिताजी का जाओ फेंग पर हद से ज्यादा मेहरबान होना, उसे आम दरबारियों से कहीं ज्यादा अधिकार देना, सब कुछ अब क्लियर था। हम हार चुके हैं। क्वीज वोंग ने जाओ फेंग की तरफ देखते हुए सोचा। उसकी बूढ़ी आंखों में सिर्फ निराशा थी। अब जब जाओ फेंग की पहचान सामने आ चुकी है, अगर वो किन का क्राउन प्रिंस बना तो जो लोग पहले उसके खिलाफ थे उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिर्फ वो ही नहीं, चुन्यू युए का चेहरा भी सफ़ेद पड़ चुका था और उसके साथ कई कन्फ्यूजन स्कॉलर्स का भी। जाओ फेंग मिलिट्री पाथ पर चलता था। वो कन्फ्यूजन विद्वानों का क्या करेगा? वो सब बर्बाद थे। जाओ फेंग फर्स्ट प्रिंस कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? चुन्यू युए की आंखें फैली रह गईं और इन सब के बीच शा डोंगर बलिदान वेदिका की सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे पहुंच गई। इंग ज़ेंग की आवाज़ फिर से गूंजी, अफंग, ऊपर आओ। शिया डोंगर को अपनी तरफ बढ़ते देखकर यिंग ज़ेंग ने नरमी से पुकारा। उस पल माउंट टाई के शिखर पर मौजूद हर एक व्यक्ति दंग रह गया। सुप्रीम फर्स्ट एम्परर का उस औरत के प्रति ये व्यवहार, इतना कोमल, इतना प्यार भरा, किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। आज तक यिंग ज़ेंग हमेशा सबसे ऊपर रहा था। दबदबा, अथॉरिटी और एक ऐसी मजबूती जो किसी को पास आने ही ना दे। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से अपने जवानी के दिनों में लौट आया हो, जब उसके साथ उसकी अपनी थी, उसकी अफांग। सालों का प्यार, बिछड़ने का दर्द और दिल में दबा हुआ अफसोस, सब कुछ उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। उसकी नज़र के नीचे और माउंट आई के शिखर पर मौजूद अनगिनत सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स के सामने शिया डोंगर एक एक कदम करके वेदिका की तरफ बढ़ी। सबकी आंखों के सामने किन की महारानी ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, हर कदम के साथ जैसे वो अपनी असली जगह वापस ले रही हो। किन राजवंश की महारानी, साम्राज्य की माँ। आखिरकार सीढ़ी दर सीढ़ी शिया डोंगर बलिदान वेदिका के शिखर तक पहुंच गई। यिंग ज़ेंग आगे बढ़ा और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अफांग, मैंने आखिरकार कर दिखाया। स्वर्ग ने मुझ पर कृपा की है। मैंने तुम्हें नहीं खोया। सबके सामने यिंग ज़ेंग ने गहरी भावनाओं के साथ शिया डोंगर को देखा। भले ही वो अब वो जवान लड़की ना रही हो जो कभी उसके साथ किन आई थी, भले ही वक्त के साथ उसकी खूबसूरती थोड़ी कम हो गई हो और वो दुनिया की सबसे अद्भुत सुंदरियों में ना गिनी जाती हो, यिंग ज़ेंग के लिए उसकी अफांग सबसे खूबसूरत थी, सबसे अच्छी, सबसे कीमती। वही थी वो पत्नी जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा था। अगले ही पल यिंग ज़ेंग ने शिया डोंगर को अपनी बाहों में कसकर भर लिया। वो उसे फिर से खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बलिदान वेदिका पर लिपटे हुए उन दोनों को देखकर जाओ फेंग के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। चाहे मैंने जितना भी अंदाज़ा लगाया हो, अंत में मैं किन शी हुआंग का बेटा निकला, किन का राजकुमार। हे स्वर्ग, तुम मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? जाओ फेंग ने मन ही मन थका हुआ सा सोचा। फिर भी वेदिका पर अपनी माँ और किन शी हुआंग को इतनी सच्चाई से गले लगते देखकर उनका गहरा प्यार झूठ नहीं लग रहा था। उस पल जाओ फेंग को आखिरकार समझ आ गया कि उसकी माँ हमेशा सियानियांग लौटने से क्यों हिचकिचाती थी, क्योंकि कभी वो वहाँ से भाग चुकी थी। अगर वो कभी ना भागती तो ना जाओ फेंग पैदा होता, ना जाओ यिंग। और उन सालों के बिना जब माँ ने उन्हें अकेला पाला, वो दोनों कभी आज के जैसे नहीं बन पाते। भाई, ये कैसे हो सकता है कि हमारे पिता फर्स्ट एम्परर हों? जाओ यिंग अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। ये सच नहीं लगता। अचानक वो दोनों भाई बहन किन के राजवंश का हिस्सा बन चुके थे। उनकी माँ किन शी हुआंग की बचपन की साथी, उसकी पत्नी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसे सोच सकता था? जाओ फेंग ने कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा। जाहिर सी बात है, सिर्फ ये दोनों भाई बहन ही नहीं, वांग यान और जाओ फेंग की सारी पत्नियां भी आंखें फाड़े खड़ी थीं। माँ, सम्राट की पत्नी है, किन की महारानी? तो क्या इसका मतलब मेरा पति किन का लेजिटिमेट फर्स्ट प्रिंस है?
और उसकी सैनिक उपलब्धियों के साथ क्या वो क्राउन प्रिंस बनने का सबसे बड़ा दावेदार नहीं बन जाता? मैं फर्स्ट प्रिंस की पत्नी हूँ। वांग यान पूरी तरह से सुन रह गई। आज पहली बार उसे अपने पिता के वो रहस्यमय शब्द समझ आए जब उन्होंने कहा था कि उसके सबसे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। उसके पास जाओ फेंग की बाकी पत्नियां भी इस जोरदार सच से हिलकर रह गई थीं। वो किन के फर्स्ट प्रिंस की पत्नियां बन चुकी थीं, भविष्य के क्राउन प्रिंस की सहचारिणियां। ये बदलाव बहुत ज्यादा अचानक था। भले ही उनका पति पहले ही किन का सबसे बड़ा योद्धा था, बेहद शक्ति और प्रतिष्ठा का मालिक, लेकिन तब भी वो प्रजा का हिस्सा था। अब उसकी पहचान बदल चुकी थी। वो प्रजा से शासक बनने जा रहा था। पिताजी, ये कोई मजाक तो नहीं है? हैं? वुआनजुन फर्स्ट प्रिंस बन गया? तो फिर यिंगर का मतलब क्या? लीयू ने खाली नजरों से देखते हुए अपने पिता की तरफ घूमा। उसके पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो देख लिया मेरे बेटे, तुम बहुत भाग्यशाली रहे हो। अच्छा हुआ तुम जिद पर अड़े रहे, ली सी ने मुस्कुराते हुए कहा, वरना तुम्हें कभी राजकुमारी से शादी करने का मौका ही नहीं मिलता। और सिर्फ कोई भी राजकुमारी नहीं, बल्कि लेजिटिमेट राजकुमारी। प्रिंसेस यिंग को पत्नी बनाकर हमारा ली परिवार बिना किसी शक के किन के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में शामिल हो जाएगा। ली सी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हंसकर कहा, पिताजी? यूं हैरानी से बोला, आपको पहले से पता था? जिस दिन मैं तुम्हें महल ले जाकर सम्राट से तुम्हारी शादी की अनुमति मांगने गया था, ली सी ने शांत स्वर में कहा, उसी दिन हिज मैजेस्टी ने मुझे बता दिया था। वरना बताओ, तुम्हें क्या लगता है महारानी ने अचानक तुम्हें महल में रिश्ता रखने की इजाज़त क्यों दी? इसलिए क्योंकि प्रिंसेस यिंग हिज मैजेस्टी की बेटी है। उसकी शादी का फैसला सिर्फ सम्राट खुद कर सकते थे। ली सी का चेहरा गंभीर हो गया। याद रखना यूअर, राजकुमारी का ध्यान रखना। तुमने हिज मैजेस्टी से वचन दिया है। अगर कभी उस वचन को तोड़ा तो पूरा ली परिवार बर्बाद हो जाएगा। राजकुमारी से विवाह परिवार की शान बढ़ा सकता था, लेकिन साथ ही ये दो-धारी तलवार भी थी। अगर राजकुमारी के साथ कभी अन्याय हुआ तो अंजाम भयंकर होता। पिताजी, यूं थोड़ा परेशान सा बोला, आप चिंता मत कीजिए। यिंगर स्वभाव से ही कोमल है, मैं उसे कैसे कभी तकलीफ दे सकता हूँ। कुछ देर बाद बलिदान वेदिका पर यिंग ज़ेंग ने धीरे से शा डोंगर को अपनी बाहों से अलग किया। फिर उसका हाथ पकड़कर वेदिका के आगे आया। उसकी आवाज़ में उत्साह भी था और स्वर्ग जितनी अथॉरिटी भी, जब उसने बुलंद आवाज़ में घोषणा की, स्वर्ग गवाह रहे, ग्रेट किन के लोग गवाह रहें। आज मैं सम्राट ये आदेश देता हूँ, मेरी पत्नी श्या डोंगर को ग्रेट किन की महारानी घोषित किया जाता है। वो इनर पैलेस का नेतृत्व करेगी और राष्ट्र की माँ होगी। ये घोषणा माउंट टाई पर हुए ग्रैंड फेंगशान के बाद यिंग ज़ेंग का पहला शाही फरमान था, जिसमें श्या डोंगर को किन की महारानी का दर्जा दिया गया। हम महारानी को प्रणाम करते हैं। वैंग जैन के नेतृत्व में हान फेई और अन्य अधिकारियों ने तुरंत झुककर एक साथ नारा लगाया। जो मंत्री मन ही मन असंतुष्ट थे या इच्छा ना होने पर भी उन्हें झुकना पड़ा। यिंग ज़ेंग ने शा डोंगर की तरफ देखा, आंखों में गहरा प्यार लिए। अफांग, क्या तुम देख रही हो? अब ग्रेट किन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। ये 30 साल पहले जैसा नहीं रहा। अब मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ, अपने बच्चों को, अपने वंशजों को भी। श्या डोंगर ने धीरे से सिर हिलाया। चलो, यिंग ज़ेंग मुस्कुराया। नीचे चलते हैं, देखते हैं फेंग के चेहरे पर अभी कैसा एक्सप्रेशन है। पूरी संतुष्टि के साथ यिंग ज़ेंग ने श्या डोंगर का हाथ पकड़े रखा और वेदिका से नीचे उतरने लगा। सबकी नज़रों के सामने वो दोनों हाथ में हाथ डाले एक एक सीढ़ी उतरते गए। आज का दिन यिंग ज़ेंग के लिए पूरी तरह से पूर्णता का दिन था। दुनिया के सामने आखिरकार उसने अपनी पत्नी को स्वीकार किया और अपने दिल का सालों पुराना बोझ उतार दिया। नीचे पहुंचते ही उसकी नज़र जाओ फेंग और जाओ यिंग पर पड़ी। दोनों के चेहरे अजीब से थे। क्या हुआ?
यिंग ज़ेंग ने मुस्कुराते हुए छेड़ा। क्या ग्रेट किन का महान जनरल वुआन ऐसे रिएक्ट करता है? ज़ाओ फेंग उसे देखते ही अजीब सी स्थिति में पड़ गया। बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे। ज़ाओ फेंग का चेहरा देखकर यिंग ज़ेंग को बेहद संतुष्टि मिली। ची के पतन के बाद से उसने ये राज सिर्फ इसी दिन के लिए संभाल कर रखा था। ज़ाओ फेंग हमेशा उसके सामने शांत रहता था, कभी अपने मन के भाव जाहिर नहीं करता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन देखकर यिंग ज़ेंग को वही मिला जिसका उसे सालों से इंतज़ार था। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर भी तुम मुझे पिताजी नहीं बुला रहे। ज़ाओ फेंग और भी ज़्यादा असहज हो गया। सब सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसकी माँ ही इतिहास की अफांग गर्ल थीं और वो खुद सच में चिन शी हुआंग के बेटे थे। लेकिन फिर भी इस पल उस आदमी को पिताजी कहना उसके लिए बेहद मुश्किल था। उसे लगा जैसे उसकी खोपड़ी सुन्न हो रही हो। तभी योर मैजेस्टी, आपके लिए ब्लड टेस्ट का पानी तैयार है, कृपया सत्य की जांच करें। चिन राजवंश की खून की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है, एक आवाज़ गूंजी। यिंग शी आगे बढ़ा, हाथ में पानी से भरा कटोरा लिए। यिंग शी को देखते ही यिंग ज़ेंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में स्पष्ट नफरत थी। एंसेस्ट्रल टेम्पल के अधिकारी, अभी तक भी तुम हार मानने को तैयार नहीं हो। लेकिन याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुमने इस पानी में कोई छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। यिंग ज़ेंग की ठंडी नज़र सीधी यिंगशी पर जा टिकी। एक पल के लिए यिंगशी के दिल में घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं ऐसा करने का साहस नहीं करूंगा, उसने तुरंत कहा। मैं जो भी करता हूँ ग्रेट किन राजवंश के हित में करता हूँ। यिंग ज़ेंग ने ठंडी हंसी हंसी। कितना श्रेष्ठ बहाना है, ग्रेट किन राजवंश के लिए। अच्छा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाती है, लेकिन याद रखना इस फैसले में सिर्फ तुम्हारी ही नहीं चलेगी। उसने आस्तीन झटकी और रेन शाओ आगे बढ़ा। उसने यिंग शी के हाथ से पानी का कटोरा ले लिया। फिर यिंग ज़ेंग ने बुलंद और अधिकार भरी आवाज में कहा, सभी मंत्रियों सुनो, माउंट टाई पर ओस और कोहरा मौजूद है। मैं आदेश देता हूँ और पानी के कटोरे लाओ, बहुत सारे। चैप्टर 297 द क्राउन प्रिंस इज कन्फर्ड। यिंगशी का चेहरा सुनते ही थोड़ा बदल गया। योर मैजेस्टी, क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? यिंगशी जल्दी से बोला, एक लॉयल मंत्री जैसे जो अन्याय सह रहा हो। जब मैं तुम्हारी अभी की स्थिति देख रहा हूं तो सच में भरोसा नहीं है। अब साम्राज्य एकता में था और सशक्त अधिकार यिंग ज़ेंग के हाथ में था। अब उन्हें विनम्र रहने की जरूरत नहीं थी। यिंगशी की आंखों में रंग उड़ गया जब उसने ये कठोर जवाब सुना। इसी समय कई मंत्रियों ने यिंग ज़ेंग के आदेश पर ओस और स्प्रिंग वाटर इकट्ठा करना शुरू किया। जल्द ही हान फे, क्वाई ज़ुआंग, वांग जियान और फेंग खुजी अपने अपने हाथों में एक एक बोल लेकर लौट आए। योर मैजेस्टी, स्प्रिंग वाटर इकट्ठा हो चुका है। हान फे ने एक बोल उठाकर बोला। सब मंत्री आइए, इसे देखिए और गवाही दीजिए। यिंग ज़ेंग ने हाथ हिलाकर अधिकार भरी आवाज में आदेश दिया। मंत्रियों ने एक साथ घेर लिया। वहीं यिंगशी एक तरफ खड़ा बहुत ही गंभीर लग रहा था। ये उसका आखिरी खेल था। फुलिश हो सकता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिस बोल का पानी उसने लाया था, सच में उसमें छेड़छाड़ की गई थी। पहले उसने सोचा था कि कोर्ट की नज़र के नीचे यिंग ज़ेंग इसका शोर नहीं मचाएंगे, पर उसने यिंग ज़ेंग को कम समझा था। उसने सम्राट के इरादे को कम समझा था, ज़ो फेंग को बेटा मानने के लिए, और एक बार फिर यिंग ज़ेंग के सबसे बड़े टैबू को छू लिया। और हाँ, अगर यिंगशी ने पानी में छेड़छाड़ नहीं की होती, तब भी उसका भविष्य सियांगयांग वापस जाने पर तय हो चुका था। मरने का फैसला पहले ही हो चुका था, क्योंकि जिस पल उसने इंपीरियल ब्लड लाइन टेस्ट का जिक्र किया, वो खुद को यिंग ज़ेंग के एग्जीक्यूशन लिस्ट पर डाल चुका था। ये एक फॉरबिडन मैटर था। एक डैगर लाओ, यिंग ज़ेंग ने इशारा किया। रेन श्याओ सम्मान से आगे बढ़ा और डैगर उसके हाथ में दिया।
यिंग ज़ेंग ने डैगर उठाया और अपनी बाईं उंगली के निशान को काट दिया। तुरंत ही ताज़ा खून बहने लगा। उसने हाथ बोल के ऊपर रखा ताकि खून क्लियर वाटर में टपके। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स, सब 5 ड्रॉप्स वाटर में गिर गए। ब्लड टेस्ट फॉर किनशिप? इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ज़ाओ फेंग चुप हो गया, सोचता हुआ। लेकिन ये सच था, एक ही तरह का खून मिलता था। फिंगर, आओ। यिंग ज़ेंग मुस्कुराया और डैगर ज़ाओ फेंग को दिया। ज़ाओ फेंग ने मना नहीं किया। उसने आगे बढ़कर डैगर लिया। उसने अपनी इनर एनर्जी का इस्तेमाल करके फिंगर का फ्लैश ढीला किया। एक हल्के से कट ले उसकी स्किन टूट गई और खून बोल में टपका। वो जानबूझकर अपना शरीर रिलैक्स रखा था, वरना इस डैगर से स्किन नहीं कट पाती। उस लेवल पर उसकी बॉडी अनइमेजिनेबल डिग्री तक पहुंच गई थी। वो क्रॉसबो के बोल्ट्स और रोलिंग स्टोन्स भी बर्दाश्त कर सकता था। ये था उसकी ऑल एट्रीब्यूट एनहांसमेंट का टेरिफाइंग नेचर। जैसे ही खून बोल में टपका, सबकी नज़र उस पर थी, एंटिसिपेशन से भरी। असेंबल्ड मिनिस्टर्स के सामने स्प्रिंग वाटर में खून धीरे धीरे मिक्स होने लगा। यिंग ज़ेंग ने साई ऑफ रिलीफ लिया, लेकिन सिर्फ उस बोल में जो यिंगशी ने दिया था, वहाँ खून मिक्स नहीं हुआ। यिंग ज़ेंग की आंखें ठंडी हो गई। लॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्रल टेम्पल? याद है मैंने क्या कहा था? यिंग ज़ेंग की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी और कठोर थी। उस पल यिंगशी का पूरा शरीर कांप गया। उसके चेहरे पर डिस्पेयर का एक्सप्रेशन था। उसने डिफेंड करने की कोशिश नहीं की और तुरंत सब समझ गए। लॉर्ड ऑफ द एंसेस्ट्रल टेम्पल, यिंगशी ने इंपीरियल ब्लड लाइन को करप्ट करने की कोशिश की, पिता और बेटा को अलग दिखाने के लिए और एम्प्रेस का नाम बदनाम करने के लिए। उसका क्राइम पार्डन नहीं किया जा सकता। मैं आदेश देता हूं कि यिंगशी के सब टाइटल्स और रैंक्स छीन लो, उसे इंपीरियल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजो और उसके क्लैन की रॉयल स्टेटस भी रिवोक करो। इंपीरियल कोर्ट के नियम के अनुसार उनका पूरा अंजाम होगा। एक वेव ऑफ हैंड के साथ यिंग ज़ेंग ने कोल्ड वर्डिक्ट अनाउंस किया। यिंगशी ने आर्ग्यू नहीं किया। उसे पता था कि कोई भी प्ली उसका फेट नहीं बदल सकती। उसे समझ था कि सम्राट के सामने उसने अनटचेबल लाइन क्रॉस कर दी। मिनिस्टर्स, क्या आप अब समझ गए? ज़ाओ फेंग मेरा बेटा है। वो ग्रेट किंग का राइटफुल एल्डेस्ट प्रिंस है। यिंग ज़ेंग ने मिनिस्टर्स की तरफ देखा और डिक्लेयर किया। ये सुनकर सब मंत्रियों ने तुरंत झुककर ज़ाओ फेंग को प्रणाम किया। हम क्राउन प्रिंस को प्रणाम करते हैं। ये झुकाव पुराने नोबल्स जो ज़ाओ फेंग से ग्रजेस रखते थे, सब रिस्पेक्टफुली झुक गए, क्योंकि अब ये अनडिनाएबल था कि ज़ाओ फेंग अब क्राउन प्रिंस था। इस अचानक इज्जत का सामना करते हुए ज़ाओ फेंग का चेहरा कॉम्प्लेक्स था। अब वो ग्रेट किंग का क्राउन प्रिंस बन चुका था और फ्यूचर एयर बनने की हाई प्रोबेबिलिटी थी। इस रियलाइजेशन का वेट ज़ाओ फेंग को कुछ स्टंड कर रहा था। सिर्फ ब्लड टेस्ट ही काफ़ी नहीं है, ज़ाओ फेंग ने सोचा। स्पिरिचुअल सेंस का शिफ्ट करके उसने यिंग ज़ेंग के ग्राउंड पर गिरे हुए एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को अपने स्पेशल रिंग में स्टोर किया। बाद में एक्सपेरिमेंट करने का प्लान था, मार्शल आर्ट्स मेथड से ब्लड लाइन वेरीफाई करना। मिनिस्टर्स, फॉर ईयर्स आपने मुझे एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस घोषित करने के लिए कहा। अब एम्प्रेस चुनी जा चुकी है और क्राउन प्रिंस को नामित किया जाना है। यहाँ माउंट टाई के ऊपर मैं अपने एल्डेस्ट सन ज़ाओ फेंग को ग्रेट किंग का क्राउन प्रिंस घोषित करता हूँ। वो मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स दोनों का नेतृत्व करेगा, मेरे साथ राष्ट्र को गवर्न करेगा, यिंग ज़ेंग ने लाउडली डिक्लेयर किया। जैसे ही उनके शब्द गिरे, कोई भी मिनिस्टर सरप्राइज नहीं हुआ। ज़ाओ फेंग की आइडेंटिटी पब्लिक होने के बाद से सबने याद किया यिंग ज़ेंग ने उस पर जो फेवर्स दिए थे और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज। क्राउन प्रिंस झाओ फेंग एंड द न्यू एरा। और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज को देखते हुए अगर झाओ फेंग भी क्राउन प्रिंस के लायक नहीं था तो कोई भी नहीं हो सकता था।
फर्स्ट एम्परर सच में लॉर्ड वुआन पर बहुत दयालु है, किसी ने धीरे से कहा। एक क्राउन प्रिंस राज्य के मामले देख सकता है, पर कभी भी राष्ट्र का साथ साथ शासन नहीं मिलता। दोनों मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर पर भरोसा दिया जाए और एम्पायर के साथ को-रूल करना, ये कभी पहले नहीं हुआ। सच में ये पूरे ग्रेट किन के लिए एक साफ संदेश है कि लॉर्ड फेंग ही इंडिस्प्यूटेबल हेयर है। सक्सेशन में और कोई बदलाव नहीं होगा। भविष्य का एम्परर लॉर्ड फेंग ही होगा। जब यिंगज़ेंग का डिक्री माउंट टाई पर घूम गया, सभी प्रेजेंट लोग तुरंत इस बात को समझ गए। क्या इंतजार कर रहे हो? क्राउन प्रिंस को प्रणाम करो। ये आदेश सुनते ही ऑफिशियल्स ने फाइनली रिएक्ट किया। हम योर हाइनेस क्राउन प्रिंस को प्रणाम करते हैं। माउंट टाई पर सबने झाओ फेंग के सामने झुका और उनकी आवाज़ें एक साथ गूंज रही थी। मिनिस्ट्रियों को झुकते देख झाओ फेंग ने हाथ उठाया। उठ जाओ। धन्यवाद योर हाइनेस, सबने एक साथ जवाब दिया। उस पल सबके लिए क्लियर हो गया, ग्रेट किन के लिए एक नई एरा शुरू हो गई थी। यिंगज़ेंग की नज़र झाओइंग पर गई। उसके बुलाने पर झाओइंग थोड़ी नर्वस एंटिसिपेशन के साथ आगे बढ़ी। यिंगज़ेंग ने जेंटली उसका सर छुआ। माफ़ करो, मैं तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख पाया इतने सालों तक, और ना ही तुम्हारे और तुम्हारे भाई का। मैं दोनों पर उधार हूँ। उसकी आवाज़ अब तक से ज़्यादा सॉफ्ट थी। ये शब्द सुनते ही झाओइंग की आंखों में आंसू आ गए। झाओ फेंग के मुकाबले में वो और ज़्यादा इमोशनल थी। क्यों रो रही हो? चिंता मत करो, मैं इसे पूरा कर दूंगा, तुम्हारी माँ को भी, तुम्हें दोनों को भी। अब से कोई तुम्हारी माँ को तंग नहीं करेगा और तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यिंगज़ेंग मुस्कुराया वार्मथ के साथ। झाओइंग आंखों में आंसू के साथ बोल नहीं पाई। यिंगज़ेंग जेंटली इसके आंसू पोंछ रहा था। ओल्ड मैन, तुम्हें पता था ना? मेंगवू ने वोंगजैन से हैरानी से पूछा। अगर तुम्हारा मेंग फैमिली उन फैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता तो तुम भी जान जाते, वोंगजैन ने हल्का सा स्माइल देते हुए कहा। ये सुनते ही मेंगवू के दिल में एक डीप ड्रेड आया। क्या तुम्हें भी पता था? उसने हुआ नी की तरफ देखा। जब क्राउन प्रिंस ने की के खिलाफ कैंपेन शुरू किया, हिज मैजेस्टी ने हमसे, जो कोर्ट फैक्शन स्ट्रगल से बाहर थे, क्राउन प्रिंस की आइडेंटिटी खुली बता दी। मंत्रियों के लिए सबसे बड़ा मिस्ट्री था कौन एल्डेस्ट प्रिंस है, पर हम जानते थे काफ़ी पहले से। और हिज मैजेस्टी ने कहा वो सच तब रिवील करेगा जब लैंड यूनाइट हो जाए और माउंट टाई पर फेंगशान सेरेमनी हो जाए। ये सुन के मेंगवू का दिल धड़क गया। उसने समझा, यिंगज़ेंग की नज़र में मेंग फैमिली शायद पहले ही फेवर से बाहर हो गई थी। हालांकि तुमने पहले साइड चूज़ किया था, बाद में विड्रॉ कर लिया, वोंगजियान ने रीएश्योर किया। फ्यूचर में अगर सिंसियरली हिज मैजेस्टी और क्राउन प्रिंस के सामने रिपेंट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, मेंगवू ने बिटर स्माइल दिया। वहीं कहीं और, अरे भगवान, हमारा लॉर्ड फर्स्ट एम्परर का एल्डेस्ट सन है, ग्रेट किन का क्राउन प्रिंस। ये सच में एस्टॉनिशिंग है, झांग हान ने टूसुई से कहा। ये हमारी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से बाहर है। हमारा लॉर्ड हमेशा पावर के लिए स्कीम करता था, फ्यूचर प्लान करता था, पर अब पता चला उसे प्लान करने की ज़रूरत नहीं थी, दुनिया ऑलरेडी उसकी थी। टूसुई की आवाज़ एक्साइटमेंट से कांप रही थी। हमने जैकपॉट जीत लिया। इतनी जल्दी हमने अपने लॉर्ड का साथ दिया, झांग हान ने भी एक्साइटेड होकर ऐड किया। झाओइंग को कंफर्ट करने के बाद यिंगज़ेंग ने अपने 2 एल्डेस्ट ग्रैंडचिल्ड्रन की तरफ देखा, छियर, लिंगर। Zhao Feng discovers his true identity. I am your grandfather, your real grandfather. झुके हुए वो गर्माजोशी भरी मुस्कान के साथ बोला। ज़ाओ ची और ज़ाओ लिंग दोनों अब लगभग 11 साल के हो गए थे, खुशी से चमक उठे। ग्रैंडफादर, वो दोनों खुशी से पुकारे। बचपन से ही उन्होंने इसे ऐसे ही बुलाया था, किसी तरह का अनफेमिलियरिटी नहीं था। अच्छा अच्छा, यिंगज़ेंग एक्साइटमेंट से बोला। आज उनकी फैमिली फाइनली ओपनली और ऑनरेबली एक साथ हो सकती थी। फिंगर, यिंगर, वो सच में तुम्हारा फादर है। पहले मुझे शियानयांग छोड़ने पर मजबूर किया गया था और बाय चांस मैं शाह विलेज पहुंच गया। शाह डोंगर आगे बढ़ी और जेंटली समझाने लगी। मदर, थोड़ा वक्त दो, आज के इवेंट्स ओवरवेलमिंग रहे हैं।
जाओ सांग ने बिटर मुस्कान के साथ कहा। ठीक है। शा डोंगर ने सर हिलाकर समझा दिया। उसे अपने बेटे का नेचर अच्छी तरह पता था। 28 साल की उम्र में जाओ फंग ने पूरी जिंदगी ये मानकर जी है कि उसका फादर बैटलफील्ड में मर गया था। उसने और उसकी बहन ने फादर के बिना जिंदगी जीने की आदत डाल ली थी। बचपन से अब तक उन्होंने कभी किसी को फादर नहीं कहा। और ये सडन रेवलेशन, कैसे वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते थे? चाहे उनका फादर दुनिया का सबसे सुप्रीम रूलर हो, ऑल पावरफुल चिन शी हुआंग ही क्यों ना हो। फिंगर, यिंगर, मैं अब से तुम दोनों का अच्छा ख्याल रखूंगा, यिंग ज़ेंग ने वार्मथ के साथ कहा, आंखों में फादरली लव की गहराई के साथ। उसके लिए शिया डोंगर, जाओ फंग और उसकी बहन और वांग यान के साथ उसके बच्चे, यही उसका ट्रू फैमिली था, उसकी रियल फैमिली। जो लोग माउंट टाई के समिट पर इस सीन को देख रहे थे, उनके लिए इसका इम्पैक्ट इमेजरेबल था। एक नई एरा शुरू हो गई थी। हर एम्परर के चेंज के साथ मिनिस्टर्स में भी चेंज आता। आने वाले दिनों में जो लोग जाओ फंग के क्लोज थे, जैसे हान फे, उनको अनडाउटेडली ज़्यादा रिकग्निशन और पावर मिलेगी। वहीं क्वी ज्वांग जैसे अरिस्टोक्रेट्स और उनके क्लैंस अब फियर और अनसर्टेनिटी में जीने लगेंगे। उनके लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो तुरंत रिजाइन करो या डेस्परेट गैम्बल खेलो। चॉइस उनकी अपनी थी। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने फुसू और हुहाई का साइड चूज कर लिया था। अब वो भी पैनिक में थे। क्यों ये होना था? वो पोजीशन तो मेरी होनी चाहिए थी। हुहाई ने जाओ फंग को देखा, उसका दिल रिजेंटमेंट से भरा हुआ था। अब उसने फाइनली समझा क्यों जाओ गाओ ने सडनली अपना सपोर्ट विड्रॉ किया। सब कुछ जाओ फंग की वजह से था। क्राउन प्रिंस की सीट जो पहले उसके हाथ में थी, अब कंप्लीटली स्लिप कर गई थी। वो कभी फूलिशली सोचता था कि वो नियरली सिक्योर कर चुका है। अब सब कुछ खत्म हो गया। जाओ फंग वांग यान के साथ बैठा। उनके बच्चे जाओ ची, जाओ लिंग और जाओ वू दूसरी कैरेज में ग्रैंडफादर के साथ। फिंगर, क्या तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? वांग यान ने कंसर्न से अपने हस्बैंड का टेंस एक्सप्रेशन देखा। ये नहीं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बस मुझे कंफर्म करना है। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। एक ड्रॉप यिंग ज़ेंग का ब्लड उसके हाथ में फ्लोट कर रहा था, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से मैनिपुलेट किया हुआ। फिर जाओ फंग ने अपनी फिंगर टिप को काटा, एक ड्रॉप अपना ब्लड निकालते हुए। द मार्शल पाथ ब्लड लाइन ट्रेसिंग टेक्निक, जाओ फंग ने धीरे से बोला। एक पावरफुल एनर्जी की सर्ज स्प्रेड हुई और एक इनविजिबल सील फॉर्म हुआ। हवा में ये दोनों ड्रॉप्स ऑफ ब्लड थोड़े ट्रेम्बल करने लगे। फिर जाओ फंग का ब्लड धीरे धीरे यिंग ज़ेंग के ब्लड में मर्ज हो गया। ये देखते ही जाओ फंग ने बिटर लाफ निकाला। तो सच है, किन शी हुआंग, वो मेरा फादर है। ऊपर वाले, तुमने सच में मुझे सबसे बड़ा जोक खेला। अगर चीज़ें इसी तरह डेवलप होती रहीं तो क्या मैं किन शी बन जाऊंगा? वो टाइटल अच्छा नहीं लगता, पर मेरे लिए शायद ये बुरा नहीं है। मेरी मदर के लिए डेफिनेटली बुरा नहीं है। उसने हमें अकेले पाला, सालों की लोनलीनेस सह ली। अब वो फाइनली अपनी राइटफुल प्लेस पर अपने हस्बैंड के साथ वापस आ गई है। शायद यही उसने हमेशा ड्रीम किया था। जाओ फंग कभी जाओ सरनेम के साथ नहीं, बट क्लैन नेम जाओ के साथ होना चाहिए था। जब मदर ने हमें नाम दिया, उसने कॉमन सरनेम जाओ नहीं, बट नोबल हाउस का नेम जाओ यूज़ किया। हम जाओ क्लैन के हैं और यिंग नेम कैरी करते हैं। मैं जाओ यिंग फंग हूँ। यिंगर है जाओ यिंग यिंग। साय। मेरा फादर किन शी हुआंग है। अब जब मैं उसके सामने खड़ा हूँ, अजीब लगेगा। नो वंडर क्यों वो हमेशा इतना टॉलरेंट रहा मेरे साथ। नो वंडर क्यों उसने रॉयल एडिक्ट तक इशू किया मेरी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए। यही रीज़न था पूरे टाइम से, प्लानिंग फॉर द वर्ल्ड। पर सारी प्लानिंग के बाद वर्ल्ड फिर भी मेरा बन गया।